नमस्कार, मैं सवाल मिस्टर रोहित शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। इस फैसले पर को लेकर पूरे देश में बहस चल रही है। कई लोग सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कर रहे हैं, खासकर चंद्रचूड़ के बारे में, और कुछ लोग फौज मना रहे हैं। हम जानेंगे कि फैसला क्या हुआ, कैसे हुआ है और इसका निहितार्थ क्या होगा। अपने गेस्ट जी का स्वागत करते हुए हमें कहना चाहेंगे कि ये जो फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या था फैसला? धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो उस मामले पर आया है जो प्लीडिंग का हिस्सा ही नहीं था। हिस्सा ये था कि कुछ स्टेट्स हैं जो चाहते हैं कि एससी में खास करके क्रीमी लेयर को बात देकर जो डिप्राइव्ड सेक्शन अभी तक हैं उनको आरक्षण की सीमा बढ़ा दी जाए। ठीक है, इसमें एसटी का तो कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन जब आप जजमेंट को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये एससी और एसटी दोनों पर लागू होने वाला जजमेंट है। पहली बात, मतलब द जुडिशियल ओवररीच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग बियॉन्ड द कंटेंट ऑफ द प्लीडिंग। मैंने रोहित शर्मा पर केस किया है तो उसने मेरा 50 रुपया चुरा लिया था। रोहित शर्मा को सुप्रीम कोर्ट इसलिए सजा दे रही है कि रोहित शर्मा ने किसी दूसरे आदमी का 5,000 रुपया चुराया था। सिंपल शब्दों में इट इज ए स्टूपिड, इलॉजिकल, इलीगल जजमेंट। बात को बेसिकली हम लोग कहां से समझें? आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं दिया गया है संविधान में। भारतीय संविधान में आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण दिया जाता तो 1952 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय देश की 99% जनता गरीब थी। तब तो सबको मिलना चाहिए था, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजियन। धर्म और जाति के खांचे के बाहर अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाता तो उसमें भारत की 99% जनता आ जाती। क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या दलित, क्या शेड्यूल ट्राइब, ये सामाजिक भेदभाव, छुआछूत के अगेंस्ट में और अति पिछड़ी जनजातियों जिनको हम शेड्यूल ट्राइब कहते हैं उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए मौका देने के लिए आरक्षण की बात की। आरक्षण की बात अगर सिर्फ आर्थिक होती, आर्थिक आधार पर होता तो आरक्षण सिर्फ नौकरियों तक सीमित रहता। क्या भारत में आरक्षण शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए या ओबीसी या ईबीसी के लिए सिर्फ नौकरी तक सीमित है? नहीं, शिक्षण संस्थाओं में भी है और कई ऐसी जगहों पर है जहां पर कोई आर्थिक गतिविधि नहीं हो रही है और जहां पर आरक्षित लोगों को ज्वाइन करने से, स्थान देने से उनका डायरेक्ट आर्थिक बेनिफिट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल शिक्षण संस्थाएं, हाँ, शिक्षित होकर आदमी को नौकरी करने का, बेहतर जिंदगी जीने का चांस उसको मिला, उसके लिए तैयार किया जा रहा है, लेकिन उसे प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ के साथ आप नहीं जोड़ सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सामाजिक मुख्यधारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। दूसरी बात यह कि आरक्षण छुआछूत की व्यवस्था को खत्म करने की दिशा में उठाया गया एक संवैधानिक कदम था। जो हमारे शेड्यूल कास्ट के उन जातियों की बात अगर हम कहें जिनसे छुआछूत, शेड्यूल कास्ट के सभी जातियां छुआछूत की शिकार है। अब छुआछूत का अलग अलग ये है, स्तर है।
है ना। भंगी के प्रति छुआछूत अलग तरीके से होता है, चमार के प्रति अलग, दुसाध के प्रति अलग। छुआछूत तो है ही, बिल्कुल। है ना। छुआछूत है, रोटी बेटी के रिश्ते की तो बात बहुत दूर की है। उनको साथ बैठाकर मेरे साथ एक बेवकूफ संघी जो अपने को कांग्रेसी बोलता है, बहस कर रहा था कि भाई छुआछूत की समस्या देश में अब नहीं है। मैंने कहा कि ठीक है, तो फिर अब अपने घर के सफाई कर्मचारी को अपने डाइनिंग टेबल पर साथ बैठ के खाना खाकर वीडियो बनाकर भेजिए, मैं मान लूंगा। अब कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये सारी सुपरफिशियल बातें। अब आते हैं मूल विषय पर। आप कह रहे हैं कि SC ST में क्रीमी लेयर, पहली बात तो क्रीमी लेयर डिटरमाइन कौन करेगा? अगर गरीबी रेखा के पैमाने को माना जाए तो जो व्यक्ति आज 10,000 से नीचे कमा रहा है वो गरीब है, भारतीय सरकार के आंकड़ों के अनुसार। अब आप कह रहे हैं कि जैसे कि किसी आरक्षित जाति के किसी व्यक्ति को अगर नौकरी मिल गई तो अब उसके बेटे को, बच्चों को आरक्षण का लाभ ना दिया जाए। ठीक है, जिनको नहीं मिला है, जिनको अभी तक नौकरी नहीं मिली है, या जिन परिवारों को अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, उनको आरक्षण का लाभ दिया जाए। मतलब ये कि जिनको एक सरकारी नौकरी मिल गई वो आ गए आरक्षित समूह में से एलिट क्लास, उनको नौकरी नहीं दी जानी चाहिए। अगर इसी लॉजिक को हम आगे बढ़ाएं तो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, अगर उनमें से किसी को सरकारी नौकरी मिल गई तो उनके बच्चों को भी सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। आप कह रहे हैं ना भाई कि 51% 50% आरक्षण है, बाकी 50% जो है वो जनरल कैटेगरी के। मतलब यही हुआ कि बाकी, कहने के लिए तो बाकी जनरल कैटेगरी में आरक्षित वर्ग के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो नॉट फाउंड सुटेबल का गेम चल रहा है, NFS का। जब आरक्षित कैटेगरी में ही आपको आरक्षित वर्ग के लोगों को नॉट फाउंड सुटेबल क्या कह रहे हैं, आप अनारक्षित वर्ग के लोगों को उनकी नौकरियां दे रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आरक्षित वर्ग के लोगों को जनरल कैटेगरी में नौकरी मिल जाएगी? थ्योरी एक अलग चीज है, प्रैक्टिकल एक अलग चीज है कि अक्सर भारत में एक बहस चलता रहा है कि आरक्षण का आधार जाति न होकर के आर्थिक होना चाहिए। एक यह भी पर्सपेक्टिव रहा भारत में, इसको किस रूप में देख पा रहे हैं आप? देखो, आरक्षण का आधार आर्थिक बना दोगे, ये क्या सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। ये क्लासलेस सोसाइटी, नियो कम्युनिज्म, नियो सोशलिज्म टाइप का एक नारा है। आरक्षण की आत्मा क्या है, ये मैंने शुरू में ही कहा। आरक्षण सामाजिक भेदभाव और छुआछूत को मिटाने की कोशिश है। उसका आर्थिक पक्ष सिर्फ एक पक्ष है, जो कि संपूर्ण पक्ष नहीं है। पर आपकी बात काटते हैं, हम आगे अब ये जानना चाह रहे हैं कि जब आरक्षण का मूल उद्देश्य सामाजिक भेदभाव, छुआछूत जैसी चीजों को हल करने का मामला है, तो ये जो फैसला आया है क्रीमी लेयर और लोअर लेयर का मामला, जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला आया है, तो क्रीमी लेयर भी अगर व्यक्ति है, अगर वह छुआछूत से पीड़ित है, तो उसको कैसे आरक्षण से बाहर कर सकते हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ। मेरा एक सवाल और है आपका। हाँ। हम आर्थिक मामले पर बात करें हम अगर, तो हमारे देश की राष्ट्रपति जो थे, पूर्व रहे हैं कोविंद, और अभी जो वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू, ये दोनों के दोनों जो है आर्थिक रूप से बेशक क्रीमी क्लास में आ जाते हैं होंगे, लेकिन सामाजिक तौर पर आज भी ये छुआछूत के भारी शिकार हैं। ये लगातार जो है आपको मंदिर से बाहर धकेल दिए जाते हैं, मंदिर में घुस दिया जाता है, इस तरह छुआछूत चल रहा है। तो ये इसको किस रूप में ये सुप्रीम कोर्ट देख पा रहा है? सुप्रीम कोर्ट इस बात को देख ही नहीं पा रही है, इसीलिए तो मैंने कहा ये असंवैधानिक फैसला है।
Supreme Court is insensitive towards the basic precepts and the reason of reservation in India. जैसे बिल्कुल। मैंने शुरू में ही तुम्हें कहा कि आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं होता है। आरक्षण किसी वर्ग, समाज के किसी वर्ग को आर्थिक मुख्यधारा में शामिल करने की कोशिश नहीं है, वो इसका एक तरीका है, जरिया है। अब मान लो कि स्कूल में एक समय में हमारे यहाँ हरिजनों के लिए अलग स्कूल बनते थे। ये तो देश की सच्चाई रही है ना। हरिजनों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाता था, कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था। लेकिन जब सरकारी स्कूल बने, उनमें आरक्षित वर्ग के बच्चों की उपलब्धता या उनका अनुपात सुनिश्चित किया गया, तो ब्राह्मण के बच्चे को मन मारकर भी, बच्चे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके माता पिता की बात कर रहा हूँ, अभिभावक को मन मारकर ये किया गया, एक चमार के भंगी के बेटे के साथ बैठ के पढ़ना पड़ा। देखो, मैं यहाँ पर एक बहुत पुरानी बात को ले जाता हूँ। जो यहाँ के लोगों को, हमारे नीति निर्धारकों की शिक्षा दीक्षा ज्ञान इतना कम है सुप्रीम कोर्ट में बैठे रहने के बावजूद, कि वे वेद उपनिषद और मनुस्मृति तो कोट कर सकते हैं, लेकिन अपने रियल पब्लिक लाइफ में जो चीजें ग्लेयरिंग एग्जांपल्स रहे जाति प्रथा के विरुद्ध, जो हमारे बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा एग्जाम्पल सेट किया गया, हम सिर्फ गांधी और अम्बेडकर की बात नहीं कर रहे हैं, उनके बाद भी बहुत सारे लोग हैं। मैं अब दर्शकों को एक वाकया सुनाता हूँ। सी राजगोपालाचारी, जिनको राजा जी कहा जाता है, वो एक गांधीवादी, समाज सुधारक और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले महान व्यक्ति चेन्नई से हुए थे। जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जब उनको चेन्नई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भार मिला एज चेयरमैन, तो उस समय मद्रास सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर क्या होता था, उस जमाने में इतना नल जल वगैरह था नहीं, तो भिष्टी पानी पिलाते थे। भिष्टी चमड़े के बड़े बड़े थैले में पानी लेकर जनरल क्लास के पैसेंजर्स लोगों को पानी पिलाया जाता था। तो इसके अगेंस्ट में वहां के सवर्णों को बहुत ज्यादा दुराग्रह था कि हम, क्योंकि भिष्टियों को, मल्लाहों को, इनको अनुसूचित जाति के लोग समझा जाता था और आज भी समझा जाता है, तो हम उनके चमड़े के थैले से पानी कैसे पिएंगे, तो वो अपना पानी कैरी करते थे। तो राजा जी इस भेदभाव को बहुत महीन तरीके से देखते थे। तब उन्होंने क्या किया, चेन्नई में म्युनिसिपल स्कूल्स की स्थापना करनी शुरू कर दी। जब म्युनिसिपैलिटी स्कूल खुले, तब क्या हुआ, तब उच्च जाति के लोगों ने कहा कि हम अपने बच्चों, उसमें तो चमार, दुसार, मेहतर, भंगी, बनिया सबके बच्चे जाने लगे, क्योंकि वो तो एक तरह से अर्ध सरकारी स्कूल ही हो गया। तो उसमें इन लोगों ने कहा कि हम अपने बच्चों को वहां नहीं भेजेंगे, उच्च जाति के लोगों ने, क्योंकि हमारे बच्चे भंगी के बच्चे के साथ बैठ के नहीं पढ़ेंगे। अब है कि उच्च जाति के सारे लोग तो आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ है नहीं, उनमें से तो ज्यादातर लोगों की स्थिति ये थी कि उनको फ्री स्कूल में पढ़ाना अनिवार्यता थी। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कहा, ठीक है, यू आर फ्री टू कीप योर चिल्ड्रन इलिटरेट, आप अपने बच्चों को अशिक्षित रखने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे स्कूल में समाज के सारे वर्गों के बच्चे पढ़े। नतीजा क्या हुआ, धीरे धीरे लाइन लगाकर उच्च वर्ग के, ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, उच्च वर्ग के बच्चे भी स्कूलों में आने लगे, क्योंकि जाति तो उनकी आर्थिक उन्नति का कारण नहीं था, आर्थिक दृष्टि से तो वे विपन्न थे, गरीब थे। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने ब्रिटिश इंडिया में ये एग्जाम्पल सेट करके दिखा दिया कि आरक्षण का लाभ अगर बच्चों, समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाओगे, दबे कुचले और छुआछूत के शिकार लोगों के बीच पहुंचाओगे, तो उच्च वर्ग के लोग बाध्य होकर उनको अपने साथ, अपने धारा में शामिल करने के लिए बाध्य।
ये है आरक्षण का महत्व, ये है आरक्षण की पृष्ठभूमि। क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज वो जानते नहीं है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी क्या थे, उन्होंने क्या किया था? आप जस्टिस बने हुए हैं, संविधान पीठ बनाए हुए हैं, आपने संविधान नहीं पढ़ा है? ये श्रोतो जी, आपने जो बताया कहानी, इसी किस्से की कहानी आपको एक कहानी जो है चंद्रचूड़ ने भी सुनाया है। उन्होंने सुनाया है कि रेल में जब कोई यात्री अंदर आता है, जद्दोजहद करते हुए अंदर घुसता है, लेकिन जब कोई दूसरा आदमी आने नहीं, लगता है चंद्रचूड़ तो ने तब नहीं वो सुनाया है, वो वो जी, बी आर गवई ने सुनाया है, जस्टिस गवई ने इस बात को सुनाया है। वो एक भोंडा सा एग्जाम्पल दे रहे थे, समझे ना? वो एक फिजिकल रियलिटी की बात कर रहे थे। जो चढ़ जाते हैं वो नहीं चाहते कि बाकी लोग उसमें आए, ऐसी कोई बात होती नहीं है। अगर मैं मान लो कि आज मैं आरक्षण का लाभान्वित एक हरिजन हूँ, तो मैं कह नहीं चाहूंगा कि तुम भी अगर हरिजन हो तो तुम्हारे बच्चे उसमें आ जाए। ऐसा कुछ होता नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, ये अनुसूचित जातियों के बीच में विभाजनकारी जो एजेंडा है भाजपा का, उसको आगे बढ़ा। बिल्कुल। असल बात को समझो, ये जो एग्जाम्पल सेट किए आते हैं ना, ये भ्रमित करने के लिए, ये किसी हालत में लॉजिकल नहीं है। और लीस्ट ऑफ ऑल इट शुड कम फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए जज। एक जज को इस तरह का लॉजिकल फैलेसी में जाने की इजाजत नहीं देती, नहीं मिली हुई है। आप गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, हम नहीं चाहते। सवाल ये है कि ट्रेन के डिब्बे के अंदर में बैठा हुआ आदमी बाहर वाले आदमी को इसलिए नहीं आने देना चाहता क्योंकि उसको उसका बर्थ शेयर करना पड़ेगा। लेकिन क्या मैं अगर सरकारी नौकरी में हूँ और जो जिस घर से कोई सरकारी नौकरी में नहीं है उसका कोई बच्चा आ जाता है, तो क्या उसके साथ मैं अपनी नौकरी शेयर कर रहा हूँ? दोनों बातें एक ही है। अब इडियोटिक लॉजिक देकर अपने को जस्टिस मिले तो घिन आती है ऐसे लोगों को जस्टिस बोलने के लिए। ये कौन सी पढ़ाई पढ़े हुए हैं? कौन सा लॉजिक इनके दिमाग में है? ये कैसे संभव है कि कोई आकर मेरी नौकरी खा लेगा, मैं जो नौकरी कर रहा हूँ उसमें हिस्सेदारी बता देगा? हाउ इज इट पॉसिबल? तो आप दोनों एग्जांपल को कैसे सामने ला रहे हैं? क्या दिमाग है आपका? इसको पूछने वाला वहां पर सुप्रीम कोर्ट में कोई एडवोकेट नहीं मिला। वहां पर क्या कर रहे थे बड़े बड़े लॉयर्स? कि भाई बाप, आप जो ये कह रहे हैं उसका मतलब समझ नहीं रहे हैं कि क्या है, और उस एग्जाम्पल को कैसे आप रिलेट कर रहे हैं इससे? नहीं चाहते हैं, क्रिमिलियन नहीं चाहते। आप कैपिटलिज्म को परिभाषित कर रहे हैं इनडायरेक्टली। अब आइए, इसको परत दर परत मैं उधार कर रख देता हूँ। ये कैपिटलिज्म का प्रिंसिपल है कि अगर मैं अरबपति हूं तो मैं चाहूंगा कम से कम लोग अरबपति बने, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अरबपति बनेंगे तो मार्केट में मेरे कॉम्पिटिटर खड़े हो रहे हैं। तब मेरे सामने दो ही रास्ता बचता है, या तो मैं अपनी मुनाफेखोरी को बंद करूं या मैं कंबाइंड मोनोपोली में जाऊं, मिलजुल को मोनोपोली करूं। ये मार्केट प्रिंसिपल है, ये सामाजिक प्रिंसिपल नहीं है। चीजों को ऐसे कंफ्यूज करके लोगों को गुमराह करके भरमा कर संघी एजेंडा को, अरे भाई अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो जाओ ना साले, नौकरी छोड़ के संघ में ज्वाइन कर लो और मोदी जी को बोल दो कि मुझे यहाँ 5 लाख मिलता है, मेरे को 25 लाख महीना दीजिए, जेड गेट स्वीकृति दीजिए, तो मैं संघ का प्रचार करने निकल जाऊं बाना पहन के। आ जाइए। किसने बोला है आपको काला कोट पहन के स्वांग रचने के लिए, बिल्कुल। जज बनने का? तो इसमें एक चीज और जो चल रहा है सोशल मीडिया पर, जो एक हंगामा चल रहा है, इसी पृष्ठभूमि में एक और तथ्य निकल के आया सामने कि पेशवा राज, जो शिवाजी को महाराज को खत्म करने, शिवाजी साम्राज्य समाप्त करके और इन्होंने अपना राज कायम किया था, और उन पेशवाओं के ये जो है सलाहकार में से रहा करते थे इनके पुरखा। और जब अंग्रेजों ने, महाराओं ने इस पेशवाई को समाप्त किया, तो इनका भी जो है, जो चंद्रचूड़ जो परिवार महल था वो खत्म हो गया। मालूम इसका है। ये निकाल रहे हैं, तो ये कितना तथ्यगत लगता है? देखो ऐसा है ना कि वो बहुत पुरानी बात हो गई है, उसका असर कहाँ तक आज के चीफ जस्टिस तक पड़ा है वो कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात है, अगर हम कार्ल यंग को मानते हैं, उनकी साइकोलॉजिकल डेफिनेशन को मानते हैं, तो उसमें एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होता है, एक रेशियल कॉन्शियसनेस होता है, एक इंडिविजुअल सबकॉन्शियस होता
इंडिविजुअल सबकॉन्शियस वो होता है जो कि हम अपने परिवार से पीढ़ी दर पीढ़ी पाते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी में कई लोग कहते हैं ना कि मेरी पीढ़ी में किसी ने शराब नहीं छुआ, मैं शराब नहीं छूऊंगा, समझे? ये कॉन्शियसनेस की बात होती है। ये थोड़ा सा फार फिचड है ये सोचना कि जस्टिस चंद्रचूड़ ये कर रहे हैं, उसी लिए वो बदला ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सारी बातें नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर बातें क्या है ना कि एक फ्लॉड परसेप्शन ऑफ रियलिटी या एक जान हेलो हाँ अरे तो हाँ ये बिल्कुल। सारी चीजों को बहुत ज्यादा फार फेचेड करने की जरूरत नहीं है ना? सीधी सी बात है कि देश में आजकल दो समानांतर धाराएं चल रही। एक धारा वो है जो कि संघनिष्ठ, संविधान विरोधी, सेकुलरिज्म विरोधी, समाज विरोधी, जन विरोधी आदर्श है, विचारधारा है। जस्टिस चंद्रचूड़ बोलो या सिस्टम बोलो, सिस्टम के सबसे बड़े लोग बैठे हुए सारे लोग उस धारा में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल। शामिल बिल्कुल। इसमें मैं एक बहुत सुंदर चीज बताया आपने, सारे शामिल, लेकिन एक बात और भी है। ये जो 7 जजों की जो खंडपीठ बैठी थी वहां पर डिसीजन लेने के लिए, उसमें से एक महिला जो है विरोध कर गई। बीबी वो नागरत्ना ने किया। क्यों किया? अब इसमें जैसे जस्टिस चंद्रचूड़ का पृष्ठभूमि अगर तुम पेशवाई के से जोड़ते हो तो बीबी नागरत्ना की पृष्ठभूमि को तुम हरिजनों से जोड़ो। इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूं वो दो धाराएं हैं और स्पष्ट विभाजन है। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जस्टिस आज बैठे हुए हैं उसमें बीवी नागरत्ना को शायद संविधान की सबसे ज्यादा समझ है। समझ बहुत लोगों को, लेकिन उनमें एकमात्र महिला है जिसमें हिम्मत है कि वो संविधान के समर्थन में खड़े होकर देश में जो आज मुख्य धारा बह रही है उसके विरोध में जाने का साहस सिर्फ उनके पास और किसी के पास नहीं। बाकी सब अपने पिछले पैरों के नीचे दुम दबाकर साष्टांग मुद्रा में एक क्रिमिनल के सामने पड़े हुए। ये बहुत ही लज्जाजनक, शर्मनाक, दुखद, अफसोसनाक, क्या कहा जाए बिल्कुल। स्थिति। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताइए कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, इसका दूरगामी प्रभाव क्या पड़ने जा रहा है? अब इसका लोग किस तरह दूरगामी प्रभाव एक ही है कि आरक्षण खत्म हो गया। ये आरक्षण खत्म करने की दिशा में ही तो बढ़ाया गया कदम है। इतनी जातियां और उपजातियों में बैठे हुए हैं शेड्यूल कास्ट कि कुछ जातियां कहीं पर अगर शेड्यूल कास्ट में है तो कहीं पर जनरल क्लास में, ऐसा भी स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा है। दूसरी बात क्या है, आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसके तहत आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसमें स्टेट को तो कोई पावर ही नहीं दिया गया है कि इसमें छेड़छाड़ कर सके, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को भी पावर नहीं है इसमें छेड़छाड़ कर सके, इसकी व्याख्या कर सके। पावर किसके पास है? संसद के पास है। लेकिन संसद बिना संविधान में बदलाव लाए, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किए हुए, अमेंडमेंट किए हुए इसमें कुछ नहीं कर सकती। अब चूंकि संसद में भाजपा के पास बहुमत नहीं है तब वो क्या कर रही है, तब वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए संविधान को चेंज करने की कोशिश कर रही है। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। सुप्रीम कोर्ट जिसको कि संविधान का रक्षक कहा जाता है वह इन क्रिमिनल लोगों की सरकार के हाथ में कठपुतली बनकर संविधान को अप्रत्यक्ष रूप से खत्म करने के दूषित प्रयास में शामिल हो गया। और बिल्कुल। आपने आप स्टेट बहुत गवर्नमेंट को सही कैसे दिया? स्टेट गवर्नमेंट आप का तो वो मैटर ही नहीं।
उनको ये आप आत्मशक्ति कैसी दे? सही कहा सुब्रत जी कि ये इस तरह संविधान को पहले तो 400 नारा देकर के पलटने की बात कर रहा था, कि जब ये सक्षम नहीं हो पाए तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यानी हथियार बना करके यूज कर रहे हैं। हाँ मेरा इस बिल्कुल। बात को सुब्रत जी कि अगर ये स्थिति चलती चली जा रही है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? देखो, लोकतंत्र में मैं थियोरिटिकल बात कर रहा हूँ, लोकतंत्र लोकतंत्र इंडिया में कुछ है ही नहीं, ये तो फांसीवाद का दौर चल रहा है। इसका जो समाधान है वो तो तुमको जनता की अदालत में और संसद में ही मिलेगी। 21 तारीख को जो शेड्यूल कास्ट के ऑर्गेनाइजेशन है देश भर में, 21 अगस्त को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है, ऐसा सुनने में आया है। बात सिर्फ इस जजमेंट के अगेंस्ट में विरोध प्रदर्शन करने से नहीं बनेगी। बात तब बनेगी जब आप अपने राइट्स को असर्ट करने के लिए सरकार को घुटनों पर ला दो कि भैया आपने एक तरफ से सरकारी नौकरी को खत्म करके आरक्षण को तो वैसे ही खत्म कर दिया है, बिल्कुल। आरक्षण होगा कहां पर? नौकरी रहेगी तब ना। तो ब्रॉडर लड़ाई क्या है? बड़ी लड़ाई देश में रोजगार की है, और सरकार को इस बात पर बातें करने के जितने भी खाली पद सरकार में पड़े हुए हैं, आज 2.5 करोड़ खाली पद है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलाकर, उनको भरने की लड़ाई लड़ो और उसके साथ साथ आरक्षण की लड़ाई लड़ो। अगर वो पद खाली रह जाएं और आने वाले सालों में 50 लाख और पद खाली हो जाए, तो आप आरक्षण को लेकर क्या झुनझुना बजाओगे? आपको 23%, 27% नहीं, आपको 100% भी दिया जाए, नौकरी एक भी मिलेगी तब तो। अभी भाई शायद होली का, चूंकि आप वो लड़ाई नहीं लड़ सके पिछले 10 साल में, इसलिए अब आपको संवैधानिक रूप से पंगु बनाया जा रहा है ताकि आपका क्लेम ही खत्म हो जाए। पहले आपने नौकरी खत्म की, रोजगार खत्म किए। देखो फासिस्ट कैसे प्लानिंग करते हैं, इसको समझो। पहले वो क्या कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं, रोजगार खत्म कर रहे हैं, उसके बाद वो आरक्षण को परिभाषित कर रहे हैं। यानी अब क्या है, जबकि किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, आरक्षित वर्ग या अनारक्षित वर्ग को, अब आरक्षित वर्ग अगर असर्ट करता है अपने को, तो अब इनको दो में बांट दो, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। अब जो आरक्षित वर्ग है वो लड़ेगा कि भैया वो तो डिप्टी कलेक्टर है, वो हमारे साथ नहीं है, वो तो किरानी है, वो सरकारी किरानी है, वो हमारे साथ नहीं है, हमारे घर में से कोई सरकारी नौकर नहीं है, तो ये मेरा वर्ग शत्रु हो गया। समझ में? वो वर्ग के अंदर वर्ग क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन सुब्रत जी एक चीज बताइए हमको, आप ये जो गवर्नमेंट बोल रही है कि हम तय करेंगे कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, तो ये इसमें करने के लिए भी तो आपको जातिगत जनगणना करनी पड़ेगी, जिसकी मांग राहुल लगातार कर रहे हैं। वो एक फैक्टर है। जातिगत जनगणना बिना किए हुए आप इसको जातिगत जनगणना के साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण भी नए तरीके से करना पड़ेगा। सिर्फ जातिगत जनगणना से ये नहीं होगा। लेकिन जातिगत एक चीज और जातिगत रहेगा। जनगणना के बगैर भी आप आर्थिक सर्वेक्षण कर सकते हैं। अच्छा, तो ये चीज और भी रहेगा कि अभी लगातार जिस तरह से संसद में राहुल गांधी ने लगातार सवाल को रिकॉर्ड किया, सवाल को उठाया है, रेज किया है, और जिस तरह से उन्होंने बताया है कि 20 लोग मिलकर के प्रदेश का बजट तैयार करते हैं और बंटन बांट करते हैं, तो उनके खिलाफ सीधा नरेंद्र मोदी की ईडी की तरफ से छापेमारी होने की बात चल रही है, या भारत के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं जो आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं या लड़ने की बात कर रहे हैं, उन लोग को जेल डालने की बात चल रही है, तो कितना जनता इस लड़ाई को लड़ पाएगी ऐसे में? एक बात मैं तुम्हें बता दूं रोहित, नरेंद्र मोदी के बाप की हिम्मत नहीं है कि वो राहुल गांधी को छू ले। ये जो भौकाल चलता है ना, ये इसलिए राहुल गांधी को खबर हो गई। इसका मतलब क्या है कि ब्यूरोक्रेसी में एक बहुत बड़ा तबका है जो कि मोदी के अगेंस्ट में जाकर मोदी के प्लान को लीक कर रहा हाँ बिल्कुल। है तो
इसका मतलब क्या है? ब्यूरोक्रेसी में एक मैसेज गया है कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है। अगर कल राहुल गांधी पावर में आ जाए तो तेरा क्या होगा रे कालिया वाली हालत। पहली बात ये। दूसरी बात, ये चिंतन के स्तर पर रहता है। आदमी जब किसी से तरसता रहता है ना, तो मैं मन ही मन इमेजिन करता रहता हूँ कि मेरे हाथ में रिवॉल्वर है, मैं जाकर उसको गोली मारता हूँ, ये करता है। ये सब मेरी नपुंसकता को दिखाता है। नरेंद्र मोदी आज एक नपुंसक उल्लू है। उल्लू तो पहले से ही था, लेकिन ताकतवर था। अब वो नपुंसक उल्लू। तो वो से अमित शाह ने हो सकता है ईडी के अधिकारियों से बातचीत की होगी कि कैसे फंसाया जाए, ये हो वो हो। भनक मिलते ही राहुल गांधी को खबर होगी। ये जो खबर हो गई और राहुल गांधी ने कह दिया, ये इसको और नपुंसक बना दिया। अब इनको उल्टे डर लग रहा है कि अगर हमने इस बात को छेड़ा भी ब्यूरोक्रेसी में कि करवाओगे तो करवाइए अधिकारियों से ही। किससे करवाओगे? खुद ही जाओगे क्या? खुद तो नहीं जाओगे, अधिकारियों को भेजोगे। तो अब इनको डर हो गया कि अधिकारियों में सारे लोग तो मेरे साथ हैं नहीं। अब इसकी चर्चा भी अधिकारियों से ये नहीं कर पाएंगे। इस पॉसिबिलिटी को खत्म करने के लिए राहुल गांधी ने रात को 1:52 पर ट्वीट किया कि सोचना भी मत, क्योंकि तुम बिस्तर पर लेट के सोचोगे, अगर वो बात तुम्हारी जुबान तक आ गई तो मुझ तक खबर पहुंच जाएगी। ये एक टैक्टिकल विक्ट्री ले लिया। तो मेरा अंतिम सवाल रहेगा, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जिस तरह से लगातार और केंद्र की मोदी सरकार भी कभी इस तरह से आरक्षण समाप्त करने की पूरी कोशिश कर लिया है, क्या अगर सरकार बदलती है संभावना लगता है कि आरक्षण की व्यवस्था को फिर से बहाल किया जाए? वो पलट देगी। आने वाली कोई भी सरकार इस फैसले को नहीं मानेगी। वो पलट वो नहीं हो नहीं सकता। आपने बताया चीजों के बारे में, और ये हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार ने जिस तरह से जन विरोधी पॉलिसी लिया है, इसके खिलाफ जनता भी खड़ी हो, और ये सरकार जो आशीष तरीके से चला रही है, अपने आप को काम कर रही है, इसका भी जल्द से जल्द खात्मा हो जाए, इसका अंत हो जाए। ये आज के डिस्कशन का एक बिंदु रहा है जहां पर की चीजें दिखती जा रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बताया चीजों के बारे में, और हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है। इसके साथ दर्शकों कहना चाहेंगे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आर्थिक मदद देने का भी प्रयास कीजिए। नमस्कार। धन्यवाद।